हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक करेंगे उसका नाम है टिश्यूज़। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टिश्यूज़ होते क्या हैं। तो जो टिश्यूज़ होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं। हमारी जो बॉडी होती है वो मिलियन बिलियंस ऑफ सेल्स की बनी हुई होती है, और जब ये सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। जब बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन्स, और जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जो है वो कंप्राइज करके क्या बनाएगा? वो बनाएगा एक इंडिविजुअल। जैसे कि जब हम सेल्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आरबीसीज आ सकते हैं, यहाँ पे मसल सेल्स आ सकते हैं, न्यूरॉन सेल्स आ सकते हैं, है ना। जब हम टिश्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे टिश्यूज़ आ सकते हैं जो सेल्स के बने होते हैं। जब हम ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हार्ट आ सकता है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स आ सकते हैं। और ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो साथ में इकट्ठे मिलके काम कर रहे होते हैं, तभी वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है। और जब सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे मिलके काम कर रहे होंगे तो एक इंडिविजुअल जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जो पढ़ा है सेल, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, और फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं, वो एक्चुअल में लेवल्स है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। क्योंकि जब भी हम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो देखो नाम से ही पता लग रहा है यूनिसेलुलर। यूनि का क्या मतलब होगा? वन, और सेलुलर का मतलब क्या हुआ? सेल, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल होगा। जैसे कि हमारे पास होता है अमीबा, पैरामीशियम। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होगा, इनके अंदर टिश्यूज़, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मल्टी सेलुलर एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं। अब जब हम टिश्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि जब भी एक मल्टी सेलुलर एनिमल, वहाँ पे बहुत सारे सेल्स, चाहे वो सिमिलर सेल्स हो चाहे वो डिसिमिलर सेल्स हो, वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो उसको हम, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोल देते हैं? टिश्यूज़ बोल देते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं टिश्यूज़ के बारे में तो टिश्यूज़ में हमने क्या बोला? बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, और इनके बीच की जो स्पेस होती है ना उसको हम क्या बोल देते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? हम मैट्रिक्स बोलेंगे, या फिर इंटर सेलुलर सब्सटेंस। इंटर का क्या मतलब होता है? बीच में। सेलुलर, इंटर सेलुलर का क्या मतलब हुआ? सेल्स के बीच में जो सब्सटेंस है, जो सेल के बीच में सब्सटेंस होगा टिश्यूज़ के अंदर, उसको हम बोल देते हैं मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अलग अलग टाइप्स के टिश्यूज़ के बारे में। अभी हम यहाँ पे जो मेन बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, तो जब भी हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो हमें यहाँ पे 4 टाइप्स के टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ है न्यूरल टिश्यू। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। तो ये एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं? अब देखो यहाँ पे, जैसे कि जब हम अपनी स्किन के बारे में बात करें, यानी कि हमारी बॉडी की जो आउटर कवरिंग बना रही है ना, तो वो जो टिश्यूज़ होते हैं उन टिश्यूज़ को हम बोल देते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। तो यहाँ पे ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं इनमें क्या प्रेजेंट होती है? फ्री सरफेस प्रेजेंट होती है। जैसे स्किन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे ये जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे, अंदर वाली साइड पे क्या फ्री सरफेस है? नहीं है, लेकिन ये जो बाहर वाली सरफेस है वहाँ पे हमें फ्री सरफेस दिखाई दे रही है। तो जितने भी एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे हमें फ्री सरफेस देखने को मिलती है, जो कि फेस करती है या तो बॉडी को, फ्लूइड को, या फिर आउटसाइड इन्वायरमेंट को। ठीक है, इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे? वो प्रोवाइड कर रहे होंगे कवरिंग या फिर लाइनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, कवरिंग या फिर लाइनिंग प्रोवाइड कर रहे होंगे बॉडी की। इसके अलावा यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, क्योंकि देखो जैसे स्किन से याद रखना एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। जैसे हमारी ये स्किन है तो ये इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है प्रोटेक्शन का। अब जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा या कुछ भी बैक्टीरिया, फंगस है, क्या हमारी स्किन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं? नहीं
जा सकते हैं। अगर हमारी स्किन में कोई कट लगता है तब हम बोलते हैं कि उसको कवर कर लो। क्यों बोला जाता है कवर करने के लिए? कि इन्फेक्शन ना हो जाए, कि कोई भी बैक्टीरिया फंगस जो है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर ना चला जाए। लेकिन अगर तुम्हारी स्किन जो है वो पूरी इंटैक्ट है तो कोई भी बैक्टीरिया फंगस मतलब कोई भी पैथोजन जो है वो तुम्हारी स्किन को पार करके तुम्हारी बॉडी के अंदर नहीं जा सकता। ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तुम्हारे आँख से, नाक से, मुंह से, कान से, यहाँ से, या फिर कोई भी अगर मान लो स्किन में डिसकॉन्टिन्यूटी प्रेजेंट है या फिर मान लो तुम्हें चोट लग गई है, वहाँ से तुम्हारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्किन के अंदर से यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और यहाँ पे हमें जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है वो बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है, यानी कि सेल्स बहुत ज़्यादा कंबाइंड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइटली कंबाइंड है और बीच में जो मैट्रिक्स या फिर जो स्पेस है सेल्स के बीच में वो बहुत कम देखने को मिल रही है। इसी की वजह से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ याद रखना कि जब भी हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये एब्सेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं होते। ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज हो गए, वेन्स हो गई, कैपिलरीज हो गई, तो यहाँ पे ये चीज़ें प्रेजेंट नहीं होंगी। इसी की वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, ए वेस्कुलर, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, ए वेस्कुलर बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे वेसल्स नहीं है, वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये जो जितने भी एपिथेलियल टिश्यू है इसके पास बहुत अच्छी पावर होती है रिपेयर करने की या फिर रीजनरेट करने की इंजरी के बाद, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। तो अगर मान लो कोई इंजरी होगी तो फटाफट ठीक भी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं टाइप्स के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू के भी हमने यहाँ पे टाइप्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलुमिनल। अब सबसे पहले तो सिंपल का क्या मतलब है, सिंपल का मतलब है जब हम एक ही लेयर ऑफ टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सिंपल। जैसे यहाँ पे जो हमने फ़ोटोज़ बनाई हैं वो क्या है, यहाँ पे एक ही लेयर देखने को मिल रही है, यहाँ पे भी एक ही लेयर देखने को मिल रहा है और यहाँ पे भी एक ही लेयर देखने को मिल रही है हमें, है ना। तो ये है सिंपल। अब सिंपल स्क्वामस, ये जो स्क्वामस है बिल्कुल ही चपटे सेल्स होते हैं, बिल्कुल ही फ्लैटेंड सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे फोटो में भी दिख रहा होगा, बिल्कुल ही चपटे चपटे से सेल्स है, फ्लैटेंड सेल्स हैं। जब हम सिंपल क्यूबॉइडल के बारे में बात करें तो सिंगल लेयरिंग है और क्यूबॉइडल क्यूब की तरह यहाँ पे सेल्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। जब हम सिंपल कॉल्यूमिनल के बारे में बात कर रहे हैं तो सिंपल यानी कि एक ही लेयर है और कॉल्यूमिनल सेल्स देखो कैसे है, यहाँ पे बहुत लंबे लंबे से सेल्स है, कॉलम्स की तरह सेल्स है यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपल स्क्वामस बिल्कुल फ्लैटेंड सेल्स, क्यूबॉइडल क्यूब की तरह सेल्स, कॉल्यूमिनल यानी कि लंबे लंबे कॉलम्स की तरह सेल्स हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सबसे पहले तो यहाँ पे सिंपल स्क्वामस के बारे में सारी बात करते हैं। तो सिंपल स्क्वामस जैसे कि अभी अभी बोला कि कैसे होते हैं, फ्लैटन सेल्स है, क्योंकि सिंपल वर्ड आ रहा है यानी कि यहाँ पे सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी और यहाँ पे हमें अपीयरेंस कैसी नज़र आती है, पेवमेंट अपीयरेंस। पेवमेंट का क्या मतलब होता है, जैसे सड़क के किनारे जब तुम घूम रहे होते हो, है ना, ये सड़क है और यहाँ पे नॉर्मल जो पैदल लोग चलते हैं उनको उनके चलने की जगह होती है, तो वहाँ पे भी जो अपीयरेंस होती है वो इसकी ही तरह हमें नज़र आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अपीयरेंस किसकी तरह दिख रही है, पेवमेंट अपीयरेंस देखने को मिल रही है। अब इसके फंक्शन क्या हो गए, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन, ठीक है। अब देखो बेसिकली हमने क्या बोला, बहुत ही चपटे सेल्स है यहाँ पे। अगर बहुत चपटे सेल्स है, क्यों होंगे चपटे सेल्स, किसी ना किसी रीजंस की वजह से तो होंगे ना। तो ये इसका रीज़न क्या होता है, ताकि ये फिल्ट्रेशन कर सके और साथ में डिफ्यूजन कर सके। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ब्लड कैपिलरीज। अब देखो जब हम बात करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स के बारे में तो यहाँ पे हमें ब्लड वेसल्स 3 टाइप की देखने को मिलती है, एक तो आर्टरीज, एक वेन्स और एक कैपिलरीज। ये जो कैपिलरीज होती है ना ये बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, यहीं से कैपिलरीज से ही एक्सचेंज ऑफ ब्लड हो रहा होता है। मतलब कि यहाँ पे देखो हमने क्या बोला कि जब भी हम आर्टरीज के बारे में बात करते हैं तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, या फिर हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाने का काम करती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिल रहा है,
ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया ऑर्गन। ऑर्गन में क्या होगा कि जो भी ऑक्सीजन होगा वो तो हमारे सारे के सारे जो ऑर्गन के सेल्स हैं वो ले लेंगे, और जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या फिर और भी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा का सारा ब्लड के अंदर आ गया। अब ये जो हम वेन्स के बारे में बात करते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें उसके लेवल्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये थी आर्टरी, ये थी वेन। तो बीच में यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ थी जो कि हेल्प कर रही है कि यहाँ पे जो भी ब्लड के अंदर सब्सटेंसेस थे वो हमारे सेल्स में चले जाए और सेल के अंदर जो भी वेस्टफुल सब्सटेंस थे वो ब्लड के अंदर आ जाए। तो वो थी कैपिलरीज। तो कैपिलरीज कैसी होती है, बिल्कुल पतली पतली होती है, फ्लैटेंड सेल्स की बनी होती है, सिंपल स्क्वामस टिश्यूज़ की बनी हुई होती है। इसके अलावा यहाँ पे और कहाँ पे पाए जाते हैं सिंपल स्क्वामस टिश्यू, लंग के एल्वेलाई में पाए जाते हैं। अब ये लंग एल्वेलाई क्या है, अब देखो नॉर्मली जब हम बात करते हैं, हम जब सांस लेते हैं तो हमारे नाक से जाता है, ये नेज़ल पैसेज में गया, देन उसके बाद ये कहाँ पे जाएगा, ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या होती है, विंड पाइप को हम ट्रैकिया बोलते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे, अभी मैं मोटा मोटा ही समझा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेंगे, लंग्स देखने को मिलेंगे। लंग्स के अंदर यहाँ पे जो सबसे एंड वाला पार्ट होता है ना उसको हम बोलते हैं एल्वेलाई। ये जो एल्वेलाई होता है वो क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैस करता है यहाँ पे प्रेजेंट कैपिलरीज के साथ। अब ये जो कैपिलरीज यहाँ पे प्रेजेंट होगी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड प्रेजेंट होता है जिसको बाहर जाना है, ठीक है। और यहाँ पे एल्वेलाई, जब हम सांस ले रहे हैं कौन सी गैस अंदर लेके जा रहे हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। और हमेशा होता क्या है, मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे मूवमेंट होते हैं, यानी कि ये जो ऑक्सीजन है वो एल्वेलाई से कहाँ पे चली जाएगी, कैपिलरीज में। और कैपिलरीज के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कहाँ पे चली जाएगी, हमारे एल्वेलाई में। यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो एल्वेलाई है वहाँ पे टिश्यू कैसा होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैटेंड टिश्यू होना चाहिए ताकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। तो कैसे सेल्स होने चाहिए, बिल्कुल फ्लैटेंड सेल्स होने चाहिए, यानी कि कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, सिंपल स्क्वामस टिश्यू प्रेजेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो था सिंपल स्क्वामस टिश्यू के बारे में। सेकेंड चीज़ यहाँ पे क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स। तो क्यूबॉइडल यानी कि सेल्स यहाँ पे कैसे होंगे, क्यूब की तरह होंगे। सिंपल बोल रहे हैं यानी कि हमें यहाँ पे लेयर कैसी नज़र आएगी, सिंगल लेयर नज़र आएगी। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। और लोकेशन कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, नेफ्रॉन्स ऑफ किडनीज। अब देखो जब हम किडनीज़ के बारे में बात करते हैं ना, तो किडनीज़ जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चरल एंड बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो है सेल। वैसे ही जब हम किडनीज़ के बारे में बात करते हैं तब हम बोलते हैं कि किडनीज़ का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन, यानी कि हमारी जो किडनीज़ है वो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स की बनी हुई है। तो ये जो नेफ्रॉन्स है किडनी के, वहाँ पे कौन सा टिश्यू पाया जाता है, वहाँ पे पाया जाता है सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू। नेक्स्ट उसके बाद है सिंपल कॉल्यूमिनल। सिंपल मतलब कि यहाँ पे कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी, सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी। और यहाँ पे कॉलम, कॉलम यानी कि ऐसे लंबे लंबे, है ना। तो यानी कि यहाँ पे सेल्स कैसे होंगे, लॉन्ग और स्लेंडर सेल्स होंगे। फंक्शंस क्या है इनका, इनका भी फंक्शंस वही है जो कि यहाँ पे था, क्यूबॉइडल सेल्स में था, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करना। और कहाँ पे पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन एंड स्टमक। अब जब तुम इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हो, तुमने विलाई के बारे में सुना होगा, राइट। तो विलाई भी हम क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो किसका काम कर रही होती है, एब्जॉर्प्शन। जो भी तुमने खाना खाया है, ठीक है, वो पहले टूटा यानी कि उसकी डाइजेशन हुई, फिर उसके बाद जब वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ पे जो खाना होता है, जो न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन कौन करता है, सिंगल लेयर होनी चाहिए पहली चीज़ तो, अगर एब्जॉर्प्शन करनी है तो, राइट। और इसके साथ साथ यहाँ पे कैसे सेल्स होते हैं, लंबे लंबे सेल्स होते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे वो सेल के बेस में प्रेजेंट होंगे। अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो, जब हम सिंपल स्क्वामस यहाँ पे जो डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस बनाया हुआ है वो बीचों बीच बनाया गया है। जब हम सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी जो न्यूक्लियस बनाया गया है ये सेल के बीच में बनाया गया है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, सिंपल कॉल्यूमिनल सेल्स के बारे में, तब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो
न्यूक्लियस है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, बेस में प्रेजेंट है, यानी कि साइड पेरिफेरी में प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट नहीं है। तो ये थे सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलुमिनल सेल्स। इसके अलावा भी दो और टिश्यूज़ होते हैं, दैट आर कंपाउंड एपिथीलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथीलियम। अब ये जो कंपाउंड एपिथीलियम है ना, इसको हम और क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस टिश्यू बोल देते हैं। अब देखो, जब हम बोल रहे हैं स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है बहुत सारी लेयर प्रेजेंट होता। अब स्क्वामस टिश्यू तुमने अभी ऊपर भी पढ़ा, सिंपल स्क्वामस यानी कि एक ही लेयर प्रेजेंट थी। लेकिन जब हम स्ट्रैटिफाइड के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है तो स्क्वामस टिश्यू यानी कि फ्लैटेंड सेल्स है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है उसकी। अगर तुम यहाँ पे देखो कि एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर एंड फोर्थ लेयर, तो बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि मोर देन वन लेयर होगा सेल्स की, इनको हम स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम भी बोल देते हैं। कहाँ पे, ये बच्चों याद रखना, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकेशन के हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मत छोड़ के जाना कि क्या क्या लोकेशन है, लोकेशन तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। तो देखो, जब हम लोकेशन के हिसाब से बात करते हैं तो बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी यानी कि हमारा माउथ। अब इसके अंदर टंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो मस्कुलर ऑर्गन है। क्या ये सिंगल लेयर का बना हुआ है? नहीं, बहुत सारी लेयर्स हैं। तो किसका बना हुआ है? ये कंपाउंड एपिथीलियम का बना हुआ है। फेरिंग्स के बारे में जब हम बात करते हैं, स्किन, हमारी ये जो स्किन है, अब देखो जब हम स्किन के बारे में बात करते हैं क्या ये सिंगल लेयर है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है? भाई सिंगल लेयर नहीं हो सकती है। यहाँ पे हम बोलते हैं ना कि बीच वाली लेयर डर्मिस, इसके ऊपर वाली एपिडर्मिस, नीचे वाली हाइपोडर्मिस। तो यहाँ पे भी हमें अलग अलग लेयर्स देखने को मिल रही है। तो ये जो स्किन है वो भी क्या है? कंपाउंड एपिथीलियम, और इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन करने का फंक्शन होता है। और यहाँ पे जो हम लास्ट एपिथीलियल टिश्यू पढ़ रहे हैं दैट इज ट्रांजिशनल एपिथीलियम। अब देखो ट्रांजिशन का मतलब चेंज होना एक तरीके से, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम यूरोथीलियम भी बोल देते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांजिशनल एपिथीलियम कैसे याद रख सकते हैं? अब देखो होता क्या है कि किडनी से यूरिन जो आ रहा है अल्टीमेटली वो कहाँ पे जा रहा है? हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जा रहा है। अब यूरिनरी ब्लैडर जो था वो पहले ऐसा था, जैसे जैसे इसके अंदर जा रहा है यूरिन वैसे वैसे ये कैसा होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है ना, यानी कि ट्रांजिशन हो रही है। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा कि जितना ये स्ट्रेच हो सकता था उतना हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे वो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे मिक्सचुरेशन का, मतलब कि सिग्नल भेजेंगे कि भाई ये तो यूरिनरी ब्लैडर भर चुका है। तब जो ब्रेन होगा वो इस यूरिनरी ब्लैडर को क्या सिग्नल भेजेगा? मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन का मतलब होता है पासिंग आउट ऑफ यूरिन। तो यहाँ से जब यूरिन बाहर निकलेगा हमारी बॉडी से तो दोबारा किस में चला गया? ऐसी पोजीशन पे चला गया। तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हमें कौन सा एपिथीलियम देखने को मिलेगा? ट्रांजिशनल एपिथीलियम देखने को मिलेगा। इसके पास एबिलिटी होती है डिस्टिंक्शन करने की, ठीक है, डिस्टिंक्शन करने की एबिलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एपिथीलियल टिश्यूज। अब देखो ये तो एक हमने टिश्यू ख़त्म कर दिया। अब हम दूसरे टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। अब नाम सुनो, नाम क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों को क्या कर रहा होगा? कनेक्ट कर रहा होगा। तभी तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं। ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो होते हैं 3 टाइप के, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। दोबारा से बोलो, एक कैसे है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक है डेंस कनेक्टिव टिश्यू और एक है यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, ये हमारी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट होते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करने का काम कर रही हैं। और यहाँ पे देखो लिखा भी है, दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इनका एक स्पेशल फंक्शन होता है। क्या स्पेशल फंक्शन होता है? लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। दैट्स वाई इसका नाम क्या पड़ गया? कनेक्टिव टिश्यू पड़ गया। इसके अलावा
यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं ना कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो इसके कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली टिश्यूज़ है तो किसके बने होंगे, सेल्स के बने हुए होंगे, राइट। और हमने क्या बोला था, सेल्स के बीच का जो मटेरियल होता है, बीच का जो सब्सटेंस होता है, उसको क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स बोला जाता है। और यहाँ पे हमें और क्या देखने को मिलती हैं, फाइबर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, ये क्या है अपने पास, ये पूरा का पूरा यहाँ पे जैसे सेल्स प्रेजेंट है, सेल्स के बीच की जो जगह है वो है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में हमें और क्या देखने को मिल रहे हैं, फाइबर्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो सेल्स होते हैं इनको हम क्या, यहाँ पे कौन कौन से सेल्स हमें देखने को मिलते हैं, फिब्रोब्लास्ट एंड मैक्रोफाजेस। मैक्रोफाजेस जो होते हैं दे आर फेगोसाइटोसिस, यानी कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसको वो खा जाएगा, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे और क्या प्रेजेंट होंगे, मास्ट सेल्स। तो 3 सेल्स कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से हैं, फिब्रोब्लास्ट, माइक्रोफाजेस एंड मास्ट सेल। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इसकी बनी होगी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, यानी कि सेल्स के बीच की जो स्पेस है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स की एंड कार्बोहाइड्रेट की। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। क्या बोलेंगे इस लेयर को, किसकी बनी होती है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है, ठीक है। और याद रखना ये जो मैट्रिक्स है इसको हम ग्राउंड सब्सटेंस भी बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी में ही सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा हमने क्या बोला कि कनेक्टिव टिश्यू में और क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स। तो ये जो फाइबर्स होते हैं, कौन कौन से फाइबर्स है, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स एंड रेटिकुलिन फाइबर्स। कौन कौन से हैं, कोलेजन, इलास्टिन एंड रेटिकुलिन फाइबर्स, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला था कि ये जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है इसकी भी फर्दर टाइप्स हैं, तो उन टाइप्स को भी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब देखो नाम क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि यहाँ पे जो सेल्स होंगे या फाइबर्स होंगे वो कैसे अरेंज्ड होंगे, लूजली अरेंज्ड होंगे। किस में अरेंज्ड होंगे, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस यानी कि मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ये होते हैं 2 तरीके के, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। अब देखो एडिपोज टिश्यू से भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एडिपोज टिश्यू जो होता है वो क्या करने का काम करता है, फैट को स्टोर करने का काम करता है। जब तुम ज़्यादा खाना खा लेते हो, अब क्या सारा का सारा खाना जो है एनर्जी में कन्वर्ट होकर तुम्हें एनर्जी देगा, नहीं। जितनी एनर्जी तुम्हें चाहिए थी वो तुम्हें मिल गई, बाकी सारा तुम्हारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो फैट को स्टोर करने का काम कौन करता है, एडिपोज टिश्यू करता है। कहाँ पे प्रेजेंट, देखो फैट की लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होती है, स्किन के नीचे प्रेजेंट होगी, ये हमारी स्किन, स्किन के नीचे फैट की लेयर प्रेजेंट होती है, यानी कि एडिपोज टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, स्किन के नीचे, बिलो द स्किन प्रेजेंट होंगे। और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ऑर्गन्स के अराउंड प्रेजेंट होंगे। ऑर्गन के अंदर तो देखो नहीं होंगे, ऑर्गन के बाहर ही प्रेजेंट होंगे। और ये जो एडिपोज टिश्यूज होती है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये किसकी तरह काम कर रहे होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर की तरह, ठीक है। कैसे काम कर रहे होंगे ये, शॉक एब्जॉर्बर की तरह, कि अगर मान लो तुम्हें कोई मार रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है तो वो क्या करेंगे, ये जो फैट टिश्यूज़ हैं बेसिकली एडिपोज टिश्यू है वो शॉक एब्जॉर्बर, जो भी शॉक है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि तुम्हारे जो ऑर्गन्स हैं वो बचे रह सकें। इसके अलावा जब तुम देखते हो कैमल को, है ना, डेजर्ट में रहता है तो उसमें यहाँ पे हम्प प्रेजेंट होती है कैमल की बैक में। तो ये जो हम्प होती है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एडिपोज टिश्यू। तभी तो वो फैट स्टोर करके लगता है, तभी तो डेजर्ट के अंदर वो इतने टाइम तक बिना खाए जिंदा रह सकता है। इसके अलावा जो वेल है, ठीक है, उसके ब्लबल में भी ये प्रेजेंट होता है, एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यूज मोस्ट अबंडेंट है, ये भी हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हमारी ब्लड वेसल्स और हमारे नर्व्स के अराउंड। ये तो क्या था, हमारे ऑर्गन्स के अराउंड स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, और ये स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स और नर्व्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, एरियोलर टिश्यू। तो देखो हमने क्या बोला, लूज कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो 2 टाइप के, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू किसका काम करता है, फैट को स्टोर करने का काम करता है। और ये जो एरियोलर टिश्यू होते हैं मोस्ट अबंडेंट होते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, हमारी स्किन के नीचे लाई करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये तो हमने पढ़े लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अब डेंस बोला यानी कि फाइबर्स और सेल्स है वो बहुत ही कंपैक्टली अरेंज्ड होंगे, दैट्स वाई इसका नाम क्या पड़ गया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है ये भी
दो तरीकों में तुम इसको क्लासीफाई कर सकते हो, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्या बोला, रेगुलर एंड इरेगुलर। जब हम रेगुलर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं ना, क्योंकि अब हमने क्या बोला, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल्स होते हैं, मैट्रिक्स होता है एंड फाइबर्स। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि ये जो फाइबर्स हैं ये कैसे अरेंज्ड है, पैरेलल फैशन में, इस तरीके से होंगे। ठीक है, टिश्यू के अंदर इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होंगे। जैसे कि हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स में। टेंडन्स क्या होते हैं, टेंडन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज्वाइन करते हैं बोन टू मसल। अब जैसे कि यहाँ पे हमारी हड्डी है, हड्डी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, मसल प्रेजेंट है। क्या इस मसल को तो पूरा तुम इस तरीके से घुमा सकते हो, नहीं घुमा सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा बोन है, बोन के ऊपर क्या अटैच हो रखा है, मसल अटैच हो रखी है। किससे अटैच हो रखी है, टेंडन से। तो देखो कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहा है, दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है, बोन को किससे कनेक्ट कर रहा है, मसल से कनेक्ट कर रहा है। जब हम लिगामेंट्स के बारे में बात करते हैं तो लिगामेंट्स क्या करता है, ये ज्वाइन करता है बोन टू बोन। अब जैसे कि अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, यहाँ पे एक बोन आ रही है ह्यूमरस, यहाँ पे अपने पास बोन्स आ रही है अल्ना एंड रेडियस, यहाँ पे आके ये ज्वाइन कर रही है। कौन सी चीज़ यहाँ पे ज्वाइन कर रही है, दो अलग अलग बोन्स को, वो कर रही है लिगामेंट। तो टेंडन क्या करते हैं, मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करते हैं, और लिगामेंट्स क्या करते हैं, बोन को बोन के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं। जब हम इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, अंदर द स्किन प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे ये पैरेलल मैनर में अरेंज नहीं होंगे। इसके अलावा जो अभी अभी मैंने बात की, टेंडन क्या करता है, बोन को मसल के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि हमारी दो हड्डियाँ, ठीक है। अब देखो हड्डियों के यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये दो हड्डियों को कौन जोड़ रहा है, उनको जोड़ रहा है लिगामेंट। ठीक है, और इसके अलावा एक हमने क्या पढ़ा था, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक हमने पढ़ा था डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा हमने क्या बोला था, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम किसके बारे में बात करते हैं, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कार्टिलेज के बारे में। तो देखो ये जो कार्टिलेज होता है ना, ये होता तो सॉलिड है लेकिन प्लाएबल होता है। प्लाएबल का मतलब होता है जिसको बेंड किया जा सके। अब जैसे अगर मैं टिप ऑफ द नोज़ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे ठीक है कि ये हार्ड है, सॉलिड है, बट तुम इसको बेंड कर सकते हो क्या, यहाँ पे हड्डी प्रेजेंट होती है, नहीं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज। अगर तुम यहाँ पे आउटर पिन्ना, यानी कि ये जो तुम्हारा एक्सटर्नल ईयर है बेसिकली कैसा है, सॉलिड है, बट क्या तुम इसको बेंड कर सकते हो, इसको तुम बेंड कर सकते हो। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कार्टिलेज क्या है, सॉलिड है, प्लाएबल है, यानी कि इसको बेंड किया जा सकता है, और कंप्रेशन को ये रेजिस्ट करता है, और साथ में बोन की सरफेस को स्मूथ करने का भी ये काम कर रहा होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा ना कि दो बोन्स, यहाँ पे इधर भी कार्टिलेज प्रेजेंट है, इधर भी कार्टिलेज प्रेजेंट है। क्यों, ताकि बोन को क्या रख सके, स्मूथ रख सके, ताकि इस तरीके से जो दो बोन्स हैं एक दूसरे के साथ रगड़े नहीं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो कार्टिलेज है ना, कार्टिलेज में कौन कौन से सेल्स होते हैं, तो ये सेल्स के नाम तुमने याद रखने हैं। सेल्स के नाम क्या है, एक तो है कॉन्ड्रोसाइट्स और एक क्या है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। कॉन्ड्रो, कार्टिलेज से कॉन्ड्रो वर्ड याद रखना है, कॉन्ड्रो यानी कार्टिलेज होगा। एक है कॉन्ड्रोब्लास्ट, एक है कॉन्ड्रोसाइट्स। और ये जो कार्टिलेज है, चार जगह तो तुमने याद रखना है। एक तो तुम्हें याद हो गया टिप ऑफ द नोज, एक पिन्ना ऑफ द ईयर, इसके साथ साथ लैरिंग्स, लैरिंग्स यानी कि जो वॉइस बॉक्स होती है वहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलता है, कार्टिलेज। ट्रैकिया, ट्रैकिया यानी कि ये जो हमारी विंड पाइप होती है, यहाँ पे देखो होता क्या है, इस तरीके से कुछ 16 to 18 कुछ कार्टिलेजनस रिंग्स प्रेजेंट होती है जो कि हमारे ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। तो ये भी किसकी बनी हुई है, कार्टिलेज की बनी है। इसके अलावा और क्या याद रखना है, जो हमारी रिब्स होती हैं ना, जैसे कि अब इतना तो पता होगा कि 12 पेयर्स होते हैं। अब जब तुम यहाँ पे हाथ लगाओगे इस तरीके से, क्या ये हाथ उंगली तुम्हारी अंदर चली जा रही, नहीं, कुछ तो सॉलिड है, ठीक है, हड्डी नहीं है। मतलब यहाँ पे जैसे ये दो हड्डियाँ हैं, इनके बीच में क्या तुम उंगली घुसा सकते हो, नहीं घुसा सकते। हार्ड सी चीज़ तुम्हें यहाँ पे फील होगी, क्या होता है वो, कार्टिलेज ही होता है। यानी कि रिब्स के बीच में भी तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, कार्टिलेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तुम्हें ये 5 चीज़ें तो यहाँ पे याद रखनी है। उसके अलावा इसके अंदर हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम और क्या बात करते हैं, बोन्स के बारे में। अब देखो बोन्स कैसी होती है, बहुत हार्ड होती है,
नॉन प्लाएबल हो सकती है, इसको तुम बेंड नहीं कर सकते हो। और बोन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट होगा, कैल्शियम सॉल्ट के अंदर भी याद रखना कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। तुम्हारे दांत और तुम्हारे बोन्स में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ बोन्स में प्रेजेंट होगा कोलेजन फाइबर, और यहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ओसीन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें याद करनी है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे जब भी हम मैमल्स के बारे में बात करते हैं ना, तो मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है हेवर्शियन कैनाल। ठीक है, क्या है, हेवर्शियर कैनाल। हेवर्शियर कैनाल क्या है, एक ट्यूब है जो कि क्या फॉर्म करती है, मतलब कि विच फॉर्म्स अ नेटवर्क इन बोन एंड कंटेन ब्लड वेसल्स। अब ये देखो, इस तरीके से जब हम बोन को बनाते हैं तो यहाँ पे क्या ये पूरी की पूरी ऐसे हार्ड होती है, नहीं, अंदर क्या देखने को मिलता है, बोन मैरो देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ खाली स्पेस होती है बेसिकली, और यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होती है, कुछ बोन्स वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेवर्शियन कैनाल बोल देते हैं। ठीक है, और बोन्स बनाने वाले सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियो वर्ड किससे रिलेटेड होता है, बोन से रिलेटेड होता है, और बोन्स बनाने वाले सेल्स को क्या बोला जाता है, ऑस्टियोब्लास्ट बोल दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। अब देखो, जब भी हम बात करते हैं ना ब्लड के बारे में, तो ये जो ब्लड होता है ना, वो दो चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है, ये प्लाज्मा का, और साथ में किसका बना हुआ होता है, ब्लड सेल्स का बना हुआ होता है। ये जो ब्लड है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अभी तक हमने जितने भी बात की कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, मसल्स के बारे में बात की, राइट, हमने बोन्स के बारे में बात की, लेकिन क्या कोई फ्लूइड वाला मटेरियल पढ़ा, नहीं। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक टिश्यू होता है। ठीक है, हमने क्या बोला कि ब्लड किसका बना है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स भी बोल सकते हो, फॉर्म सेल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, प्लाज्मा कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, 55% प्रेजेंट होता है। ज़्यादा जब तुम खून देखते हो तो कैसा होता है, लिक्विड ही होता है ना, तो प्लाज्मा 55%, और प्लाज्मा के अंदर भी 92% पानी प्रेजेंट होता है। 2 से 6% तक प्रोटीन्स, कौन कौन से प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन प्रेजेंट होते हैं। ब्लड सेल्स कितने प्रेजेंट होते हैं, कितने परसेंट, 45%। और ये ब्लड सेल्स के अंदर क्या आते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ये जो आरबीसीज होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, अरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसीज यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो तुम्हें बचाने का काम करते हैं, और इनका दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स किसका काम करती है, प्लेटलेट्स काम करती है ब्लड को क्लोट करने का, मतलब जो भी, जैसे मान लो तुम्हें चोट लगती है, उसके बाद एक ब्राउन कलर का मटेरियल फॉर्म हो जाता है ना, तो वो क्या है, बेसिकली प्लेटलेट्स है। इसके अलावा सीरम याद रखना है, सीरम क्या है, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर। अब देखो, प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है। अगर मान लो उस प्लाज्मा के अंदर क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे सीरम। ठीक है, इसके अलावा हमने जो अभी पढ़ा कि प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, पानी तो है ही है, उसके साथ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, और हमने बोला था एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, फिब्रिनोजन होता है। एल्ब्यूमिन किसका काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट और पानी का बैलेंस है उसको बनाने का काम करता है। ये जो ग्लोबुलिन होता है वो डिफेंस में हेल्प कर रहा होता है, और ये जो फिब्रिनोजन फाइबर्स की तरह है, तो फाइबर्स किस में काम करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग में काम करेंगे। तो हमने अभी देखो क्या बोला था, अगर प्लाज्मा के अंदर क्लोटिंग फैक्टर नहीं होंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, सीरम बोल देंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक ब्लड सेल्स के बारे में, आरबीसीज, जिसको हम और क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, और क्या बोलते हैं इनको हम, अरिथ्रोसाइट्स बोल देते हैं। काउंट कितना होता है, तो पर क्यूबिक मिलीमीटर में कितना प्रेजेंट होगा, 4.5 to 5 मिलियन प्रेजेंट होंगे। लाइफ स्पैन कितनी होती है, 120 डेज की होती है। और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज अब देखो हमने क्या बोला, 120 डेज तक जीती हैं, उसके बाद मर जाती है अल्टीमेटली। तो ग्रेवयार्ड जो है आरबीसीज का वो क्या होता है, स्प्लीन। और जब हम इसके शेप के बारे में बात करते हैं तो हम शेप क्या बोलते हैं, बाइकनकेव। अब देखो यहाँ पे तुम अगर इसको देखोगे, स्फेरिकल अगर तुम देखो कुछ इस तरीके से होता है, अगर तुम बिल्कुल ऐसे लेटरल व्यू देखो तो यहाँ पे ऐसे गोल गोल सी है, बीच से कैसी होगी, बिल्कुल चपटी सी होगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सेल्स के अंदर पढ़ा था ना, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मान लो किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो बीच वाला पार्ट कैसा हो गया, बिल्कुल चपटा सा हो गया। अगर तुम इसी को थोड़ा साइड देखोगे तो ये इस तरीके का पेयर होगा,
है ना, कि बीच से पतला है देखो और साइड साइड से कैसा है, मोटा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक केव बन रही है, गुफा बन रही है, यहाँ पे दूसरी गुफा बन रही है, तो 2 गुफा बन रही है, तो शेप कैसी हो गई इसकी, बाइकनकेव शेप हो गई। ठीक है, इसके अलावा हमने बोला कि यहाँ पे भाई न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है नहीं, यानी कि इन्यूक्लिएटेड होता है, तो इसके अंदर कुछ और चीज़ तो प्रेजेंट होगी। और क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट होता है, 12 to 16 ग्राम पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, कितना प्रेजेंट होगा, 12 to 16 ग्राम प्रेजेंट होगा। और कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है तो हम इसको क्या बोल देते हैं, इन्यूक्लिएटेड बोल देते हैं। कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर आरबीसीज जो होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है। जैसे अगर मैं कैमल के बारे में बात करूँ, लामा के बारे में बात करूँ, तो इनकी जो आरबीसीज होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है। बट मोस्टली जैसे कि हम भी हैं और बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, यानी कि हम उसको इन्यूक्लिएटेड बोलेंगे। इसके अलावा हम क्या बात कर रहे हैं, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम क्या बोल देते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोल देते हैं। ठीक है, अब इनका नॉर्मल काउंट क्या होता है, इनका नॉर्मल काउंट होता है 1.5 से लेकर 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। ये जो है, अगर मान लो जब भी डेंगू होता है ना, तो डेंगू के टाइम पे क्या होता है कि हमारी ये जो प्लेटलेट्स होती है ना बॉडी में, वो कम होना शुरू हो जाती है। तुमने सुना होगा जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या बोलते हैं, प्लेट्स कम होगी, प्लेट्स कम होगी। बेसिकली वो प्लेट्स क्या है, ये प्लेटलेट्स के बारे में बात करें। अब तुम खुद सोचो, किसी पर्सन के बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स का काउंट बहुत कम हो चुका है, यानी कि वहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग अगर होना शुरू होगी या कोई भी ब्लीडिंग होना शुरू होगी तो वो ब्लड को रोक नहीं पाएगा, यानी कि उसकी इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा प्लेटलेट्स वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं WBCs के बारे में। WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, और इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको हम बोल देते हैं ल्यूकोसाइट्स। और यहाँ पे हम बात करते हैं WBCs के अंदर न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स नाम के सेल्स होते हैं, और ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं दे आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया। तो हम 2 सेल्स के बारे में, 2 टिश्यूज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। एक तो हम पढ़ चुके हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, और एक हम पढ़ चुके हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब जो तीसरा टिश्यू हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो है मस्कुलर टिश्यू। अब देखो नाम में क्या है, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू, यहाँ पे जो हमारे टिश्यूज़ है, मसल, ये क्या है, मस्कुलर टिश्यू। इनको हम और क्या बोल देते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। कॉन्ट्रैक्टाइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या देखने को मिल रही है, जब तुम इस तरीके से हाथ को हिला रहे हो तो ये रिलैक्स हो रहा है या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है। तो ऐसे जो टिश्यूज़ होते हैं इनको हम बोल देते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़। अब जब हम मसल्स के बारे में बात करते हैं ना, देखो हमें जब भी मूवमेंट करनी होती है बॉडी के किसी पार्ट की, तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा होता है वो मसल्स रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये जो मस्कुलर टिश्यू है वो किसके बने होंगे, बहुत सारे लंबे लंबे सिलेंड्रिकल फाइबर्स से बने हुए होंगे, जो कि कैसे अरेंज्ड है, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड है। और यहाँ पे ना हमें 2 तरीके के प्रोटीन्स भी देखने को मिलते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल कितने मसल्स प्रेजेंट होते हैं, 639 मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो कैसे याद रखोगे, बीच में लिख दिया तुमने 3, ठीक है, उसको डबल कर दो तो क्या हो गया 6, मतलब कि ठीक है डबल कर दिया तो 6 हो गया, और यहाँ पे इसको और वो कर दिया तो 9 हो गया। तो 3 का टेबल लिखना है, बीच में 3 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर उसके बाद 9 लिख दिया। तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने मसल्स प्रेजेंट होंगे, 639 मसल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो लार्जेस्ट मसल्स हमें देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो है ग्लूटियस मैक्सिमम। ग्लूटियस मैक्सिमम यानी कि जो हमारे हिप्स वाले मसल्स होते हैं दे आर द लार्जेस्ट मसल्स, और जो स्मॉलेस्ट मसल्स होते हैं वो होते हैं स्टेपीडियस। अब देखो जब हम बात करते हैं सबसे छोटी बोन के बारे में, तो स्टेप्स होती है सबसे छोटी बोन, राइट। तो वहाँ पे सबसे छोटा अगर मसल के बारे में भी बात करो तो वो भी किससे रिलेटेड है, इसी से तो रिलेटेड है। स्टेप से तुमने क्या कर दिया, स्टेपियस याद कर लिया, ठीक है। जो हमने यहाँ पे लिखा है कि स्मॉलेस्ट बोन क्या है, स्टेप्स, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे ईयर में प्रेजेंट होती है। स्टेपीडियस मसल भी कहाँ पे प्रेजेंट होगी, हमारी ईयर में ही प्रेजेंट होगी। इसके अलावा मसल्स हमें 3 टाइप के देखने को मिलते हैं, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल। क्या क्या बोला हमने, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल। तो इन तीनों मसल्स को हम पढ़ेंगे। जब हम बात कर रहे हैं कार्डियल मसल्स के बारे में, कार्डियक वर्ड किससे रिलेटेड होता है, कार्डियक वर्ड रिलेटेड होता है हार्ट से, यानी कि ये मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वो प्रेजेंट होंगे हमारे हार्ट में। अब देखो हमारा जो हार्ट है, क्या वो हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो जो पंपिंग मूवमेंट
कर रहा है, क्या हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं, वो अपने आप कंट्रोल कर रहा है अपने आप को, यानी कि इसका नेचर कैसा है? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कि हम इसको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं कैसे होते हैं? ब्रांच जो होते हैं स्ट्राइएटेड। स्ट्राइएटेड का मतलब होता है कि यहाँ पे हमें लाइंस देखने को मिलती है। तो अगर तुम कभी भी हार्ट को देखोगे ना, जैसे तुम हार्ट बनाते हो तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे 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 करके लाइंस 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 बनी होती है। तो यानी कि ये कैसी होती हैं? स्ट्राइएटेड होती हैं। स्ट्राइएटेड कैसे, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे कैसी होंगी? यूनी न्यूक्लिएटेड, यानी कि यहाँ पे एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो ये है कार्डियक मसल, जो हार्ट की मसल्स होती हैं, कभी नहीं थकती। इसके बाद क्या है? स्केलेटल मसल। स्केलेटल वर्ड किससे रिलेटेड होता है? स्केलेटल सिस्टम याद आ रहा है? स्केलेटल सिस्टम में हम बोन्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं अल्टीमेटली। तो ये वो मसल्स हैं जो कि किसके साथ जुड़ी है? हमारी हड्डियों के साथ, हमारी बोन्स के साथ जुड़ी हैं। उन मसल्स को क्या बोल दिया जाता है? स्केलेटल मसल्स बोल दिया जाता है। अब देखो, अगर मैं हाथ हिला रही हूँ तो अल्टीमेटली क्या ये मेरे कंट्रोल में? ऑब्वियसली मेरे कंट्रोल में। अपने आप तो मेरा हाथ पैर वगैरह कुछ नहीं हिलेगा। तो ये जो हैं, ये जो स्केलेटल मसल्स है, जो मैं मूवमेंट कर रही हूँ, ये कैसे नेचर के होते हैं? ये वॉलेंट्री नेचर के होते हैं। ये किससे जुड़े हुए हैं? बोन के साथ जुड़े हुए हैं, नाम से ही पता लग रहा है। और ये भी कैसे होते हैं? स्ट्राइएटेड। जो जिम में पर्सन्स जा रहे हैं, तुमने देखा होगा अलग अलग वो यहाँ पे मसल्स दिखा रहे होते हैं, राइट? तो उसी से याद रख लो कि ये स्ट्राइएटेड होते हैं। और ये होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा स्मूथ मसल्स। अब देखो, नाम में क्या है? स्मूथ। तो क्या इसमें स्ट्राइएशन देखने को मिलेगी? नहीं देखने को मिलेगी। कोई लाइंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। अब ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना, ज़्यादातर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे ऑर्गन। जैसे कि अगर मैं लीवर के बारे में बात करूँ, किडनी के बारे में बात करूँ, तो क्या यहाँ पे हमें लाइन 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 देखने को मिलेगी? नहीं। और क्या ये हमारे कंट्रोल में है कि अभी जैसे मान लो मैं खाना खा रही हूँ, मैं उसके बाद सोच रही हूँ अब HCl निकल या कुछ कर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो अपने आप सब कुछ अपना काम कर रहे हैं। यानी कि ये नेचर वाइज कैसे होते हैं? इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी कि अपना काम खुद कर रहे होते हैं। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा अगर तुम इसकी शेप देखोगे तो शेप कैसी होती है? स्पिंडल शेप। स्पिंडल का मतलब होता है कि साइड साइड से बिल्कुल फ्लैटेंड होंगे, बीच से मोटे होंगे। जैसे RBCs में पढ़ा था, RBC में हमने बिल्कुल उल्टा पढ़ा था, बाइकनकेव शेप। वो कुछ इस तरीके से थे, बीच से बिल्कुल फ्लैटेंड थे, साइड साइड से मोटे थे। लेकिन स्पिंडल शेप या फ्यूजिफॉर्म शेप क्या होती है कि साइड से कैसे होंगे? बिल्कुल टेपर्ड एंड्स होंगे, यानी कि बिल्कुल ही फ्लैटेंड होंगे, ठीक है। इसके अलावा ये भी कैसे होंगे? यूनी न्यूक्लिएट। देखो कैसे लग रही है, आंख की तरह लग रहा है ना ये, ठीक है। तो ये यूनी न्यूक्लिएटेड है और इसमें स्ट्राइएशन प्रेजेंट नहीं होती। दैट्स वाई इसको हम क्या बोल देते हैं? स्मूथ मसल बोल देते हैं, ठीक है। ये तो देखो हमने 3 मसल कर लिए। क्या क्या पढ़ा हमने? कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया, और साथ में अभी अभी हमने क्या पढ़ा? मस्कुलर टिश्यू। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। अब देखो, नर्वस टिश्यू में हम किसके बारे में बात कर रही होती हैं? बहुत सारे नर्व सेल्स के बारे में बात कर रही होते हैं। तो ये जो नर्वस टिश्यू है ना, वो हमारी बॉडी के जितने भी इनवॉलेंट्री या वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। और ये जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरॉन्स जो होते हैं, ठीक है, वो तो हमने बोला न्यूरॉन्स बेसिकली वो क्या काम कर रहे होते हैं? सिग्नल को ऊपर नीचे लेके जाने का काम कर रहे होते हैं। मान लो मुझे यहाँ पे चोट लग गई या फिर किसी ने मुझे बुलाया या टच किया, तो ये जो सिग्नल है वो न्यूरॉन से होता मेरे स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में, ब्रेन उसकी प्रोसेसिंग करेगा, दोबारा स्पाइनल कॉर्ड, देन उसके बाद यहाँ पे दोबारा आएगा। तो यानी कि ये क्या कर रहा है? जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है बॉडी में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अल्टीमेटली ब्रेन को कैसे पता लग रहा है? ये सारी चीज़ें न्यूरॉन से पता लग रहा है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। इसके अलावा देखो क्या क्या मतलब है। जब हम न्यूरॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो नर्वस टिश्यू का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब कि बहुत कम डिवाइड कर सकते हैं, या फिर तुम ऐसे ही याद रख लो कि डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। इसके अंदर सेंट्रियोल्स ही प्रेजेंट नहीं होते हैं, और ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, यही डिवीजन में हेल्प करते हैं एनिमल सेल के अंदर। तुमने सेल चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल्स या सेंट्रोमेयर्स, तुमने पढ़ा होगा, राइट। तो ये क्या करते हैं?
ये सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं। तो अगर इनके पास सेंट्रियोल नहीं है तो क्या ये डिवाइड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और हमारी बॉडी में अराउंड 100 मिलियंस न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में बात करते हैं तो ये किसका काम कर रहे हैं? ये सपोर्टिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम कर रहे हैं। यानी कि ये जो हमारे न्यूरॉन्स, अब देखो बड़े इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन्स, तो इनको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा? ये वाले सेल्स करेंगे। और ये सेल्स डिवाइड कर सकते हैं। तुमने सुना होगा ब्रेन ट्यूमर के बारे में। ट्यूमर क्या होता है? जब जो सेल है ना वो बहुत ज़्यादा डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। अभी अभी हमने बोला न्यूरॉन जो होते हैं वो डिवाइड नहीं करते, तो ब्रेन में ट्यूमर कैसे होता है? तो वो बेसिकली ये वाले जो सेल्स होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा डिवाइड कर जाते हैं और उसी को हम नाम दे देते हैं ब्रेन ट्यूमर। अब यहाँ पे एक बार स्ट्रक्चर भी देख लो कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब देखो ये थोड़ा पेड़ की तरह लग रहा होगा, ठीक है, इसके ब्रांचेस, ये उसका जो ट्रंक सा होता है और नीचे उसके रूट्स आ गए। तो यहाँ पे देखो हमें क्या देखने को मिलेगा? ये जो तुम्हें यहाँ डंडे जैसे देखने को मिल रहे हैं इतने लंबे लंबे से, उनको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोल देते हैं। इसके बाद ये जो तुम्हें बॉडी देखने को मिल रही है सेल की बॉडी, इसको हम और क्या बोलते हैं? सोमा या फिर साइटन बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें ये बीचों बीच, क्योंकि ये देखो है क्या, ये सेल है तो यहाँ पे बीच में क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और बीच बीच में ना तुम्हें ऐसे छोटे छोटे ये देखने को मिल रहे होंगे सर्कल्स टाइप। तो ये क्या है? इनको हम बोलते हैं निजल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? निजल्स ग्रेन्यूल्स बोलेंगे। अब देखो हमारी बॉडी के अंदर ना जो इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र होती है वो किसकी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। तो ट्रांसफ़र होने के लिए यहाँ पे ग्रेन्यूल्स की ज़रूरत होती है और इन ग्रेन्यूल्स को हम क्या बोल देते हैं? निजल्स ग्रेन्यूल्स बोल देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ सेल्स देखने को मिलते हैं, श्वान सेल्स। ये जो श्वान सेल्स होते हैं ये माइलिन शीट को प्रोड्यूस करते हैं और ये जो माइलिन शीट होती है ना इंसुलेटेड होते हैं, यानी कि ये करंट को पास होने नहीं देगी। इंसुलेटर का मतलब यही होता है जो करंट को पास नहीं होने देगा। तो क्योंकि ये माइलिन शीट प्रोड्यूस कर रही है तो ये देखो मोटे मोटे से सेल्स तुम्हें नज़र आ रहे होंगे और बीच में ये जो पतले पतले से तुम्हें नज़र आ रहे हैं इनको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवीर, ठीक है। क्या बोलेंगे इनको हम? नोड्स ऑफ रेनवीर। ये कोई भी माइलिन शीट प्रोड्यूस नहीं कर रही है, यानी कि ये इंसुलेटेड नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे डेंड्राइट्स ने क्या किया? इन्फॉर्मेशन कैच की इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। वो कहाँ पे गई? सोमा में। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे तो इंसुलेटेड माइलिन शीट आ गई, तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये कैसे? ये इस तरीके से जंप करना शुरू करेगा। जंप कहाँ पे करेगा? नोड्स ऑफ रेनवीर में। तो बेसिकली ये जो जंपिंग मूवमेंट होती है ना इसको हम और क्या बोल देते हैं? साल्टेटरी मूवमेंट, ठीक है। हमने क्या बोला? ये जो जंपिंग मूवमेंट हो रही है उसको हमने क्या बोल दिया? साल्टेटरी मूवमेंट बोल दिया। और ये इंपॉर्टेंट भी है साल्टेटरी मूवमेंट, क्योंकि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है ना वो काफ़ी फास्ट मूव कर सकती है। नहीं तो ये धीरे 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 करके ऐसे चल रही होती, पता लगता कि तुमने गरम गरम पतीला पकड़ा है और तुम उसको पकड़ के बैठे हो, तुम्हें पता ही नहीं लग रहा उसको छोड़ूं कि क्या करूँ, क्योंकि ब्रेन उसकी प्रोसेसिंग जल्दी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास वो सिग्नल जल्दी गया ही नहीं और वापस तुम्हारे ऑर्गन तक वो सिग्नल आ ही नहीं पाएगा जल्दी। इसलिए ये साल्टेटरी मूवमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना कि ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ना इसको हम क्या बोल देते हैं? एक्सॉन बोल देते हैं। और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोलेमा बोल देंगे। ये पूरा पार्ट क्या था? एक्सॉन। और एक्सॉन की जो सेल मेम्ब्रेन तुम्हें नज़र आ रही है दैट इज़ नोन एज एक्सोलेमा। और यहाँ पे ये एक्सॉन का लास्ट वाला पार्ट है तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? एक्सॉन का टर्मिनल बोल दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो हमने क्या बोला? ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो कैसे ट्रांसमिट हो रही है? डेंड्राइट, यानी कि जो लंबे लंबे डंडे से बने हुए थे इस तरीके से, ठीक है। डेंड्राइट से गई सेल बॉडी जिसको हम सोमा भी बोल देते हैं, देन एक्सॉन में गई जहाँ पे माइलिन शीट जहाँ पे प्रेजेंट थी श्वान सेल्स के अंदर, वहाँ पे नहीं जा रही, नोड्स ऑफ रेनवीर से साल्टेटरी मूवमेंट करते हुए एक्सॉन के टर्मिनल पे गई। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? एक और न्यूरॉन प्रेजेंट होगा यहाँ पे। इन दोनों न्यूरॉन के बीच की जो स्पेस होती है उसको हम बोल देते हैं साइनैप्स, ठीक है। दो न्यूरॉन के जो बीच की स्पेस होती है उसको हमने क्या बोल दिया? साइनैप्स बोल दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा पूरा का पूरा जो एनिमल टिश्यू है वो हो गया ख़त्म। एनिमल टिश्यू के अंदर हमने 4 टिश्यूज़ के बारे में अच्छे से बात की है। एक तो हमने एपिथेलियल टिश्यू उसके टाइप्स के बारे में बात की, एक हमने मस्कुलर टिश्यू उसके टाइप्स के बारे में बात की, कनेक्टिव टिश्यूज़ के टाइप्स के बारे में बात की, एंड लास्ट हमने बात की यहाँ पे न्यूरल टिश्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पे तुम्हारा एनिमल टिश्यू पूरा ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो
जब हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? परमानेंट हो चुके हैं, यानी कि अब ये डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। जैसे कि अगर मैं एक लीफ देखूँ, अगर तुम इस लीफ को यहाँ से कट कर दो, क्या ये दोबारा से ग्रो करेगी? नहीं करेगी, वो ऐसी की ऐसी रहेगी, इतनी रह जाएगी वो, है ना। क्यों? क्योंकि ये किसकी बनी है? परमानेंट टिश्यू की बनी हुई है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास ये प्लांट था, ठीक है, ये है तुम्हारा प्लांट, तुम इसको ऊपर से यहाँ से कट कर दो, कुछ टाइम के बाद आओगे तो क्या होगा? यहाँ पे ग्रोथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैसे टिश्यूज़ थे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं? वो टिश्यूज़ जिनके पास एबिलिटी होती है डिवाइड करने की। हम अपनी बॉडी में ऐसे टिश्यूज़ के बारे में नहीं बात कर सकते, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड एज तक होती है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रो करते रहते हैं। क्यों करते होंगे डिवाइड? क्यों करते होंगे ग्रो? क्योंकि उनके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने क्या बोला? वो सेल्स जिनके पास एबिलिटी होती है डिवाइड करने की। एंड परमानेंट टिश्यू नाम से पता लग रहा है कि वो अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी खो चुके हैं, वो परमानेंट हो चुके हैं। इसके अलावा अब अच्छे से हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनके पास कैपेबिलिटी है डिवाइड करने की, और यहाँ पे जो रीजन प्लांट का जो ग्रो कर रहा होता है उसको हम क्या बोल देंगे? मेरिस्टेम बोल देंगे। ठीक है, जो ग्रोइंग रीजन है प्लांट का उसको हमने क्या बोल दिया? मेरिस्टेम बोल दिया। क्या क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं देखो। अब क्योंकि ये जो सेल्स है वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रही हैं, यानी कि सेल्स कैसे होंगे? बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, इनमें बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म होगा। जब भी हमारा सेल डिवाइड कर रहा होता है ना, तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफ़ी डेंस होता है। तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे हमें डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। अब देखो, एक सेल है वो डिवाइड कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहा है। तो अगर मान लो इसकी ये जो लेयर है वो अगर काफ़ी मोटी होती तो इसको डिवाइड करने में थोड़ी मुश्किल आती। तो अगर इसकी जो लेयर है वो बहुत पतली होगी तो ये आराम से डिवाइड कर सकता है। यानी कि यहाँ पे ये जो सेलुलोज की वॉल होती है, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स के अराउंड एक वॉल प्रेजेंट होती है जो किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। यहाँ पे ये जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, यहाँ पे सेलुलोज की वॉल कैसी होंगी? बहुत पतली होंगी, ताकि ये अच्छे से डिवाइड कर सके। और यहाँ पे प्रोमिनेंट न्यूक्लियर भी होगा, यहाँ पे वैक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, क्या क्या फंक्शन है? प्लांट की ग्रोथ करवानी, ऑब्वियसली प्लांट की ग्रोथ में ही तो हेल्प कर रहे होंगे। अगर मान लो प्लांट में कोई इंजर्ड पार्ट आ गया तो उसको भी रिपेयर करने का काम कौन करेंगे? जो सेल्स डिवाइड कर सकते हैं वही करेंगे, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करेंगे। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना, वो भी 3 तरीके के होते हैं: एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? टिप्स में प्रेजेंट होंगे। अब जैसे कि ये हमारा है प्लांट, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमने बना दी रूट्स, तो प्लांट के टिप में यानी कि स्टेम के टिप में भी प्रेजेंट होंगे एंड रूट की टिप में भी ये प्रेजेंट होंगे। तो जो प्लांट की टिप में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब देखो, ये है शूट वाला रीजन, यहाँ पे इसके टिप में प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, क्या बोलेंगे? शूट एपिकल मेरिस्टेम। और जो रूट की टिप में प्रेजेंट होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसको हम क्या बोल देंगे? रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, ये है शूट एपिकल मेरिस्टेम और ये है रूट एपिकल मेरिस्टेम। इसका मेन काम क्या होता है? ग्रोथ करवाने का, लेंथ इंक्रीज करने का। क्योंकि देखो कहाँ पे प्रेजेंट है? टिप्स में प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा? ये लेंथ को बढ़ाने का काम करेगा टिप्स में से। ठीक है, दूसरा क्या आता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटर का क्या मतलब होता है? बीच में। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा यहाँ बीच में। अब देखो, जब भी हम स्टेम के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? नोड्स एंड इंटर नोड्स प्रेजेंट होता है। ये जो तुम्हें गांठें सी नजर आती है, जैसे लाइन्स सी देखने को मिलती है ना, तो ये जो लाइन्स तुम्हें नजर आ रही है इनको हम क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। और 2 नोड्स के जो बीच की स्पेस होगी उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर नोड्स। अब जैसे कि तुमने गन्ना देखा होगा, ठीक है, एक छोटा गन्ना है, यहाँ पे जो नोड्स होते हैं बहुत पास प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक बड़ा गन्ना देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो ग्रोथ हो रही है प्लांट्स के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ टिप से ही नहीं हो रही है, वो बीच से भी हो रही है। तो बीच में यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होंगे? नोड्स के ऊपर और नीचे वाले रीजन में भी क्या प्रेजेंट होंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे। और इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम क्या बोल देते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल देते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होगी? टिप
एंड बेस के बीच में प्रेजेंट होगी। ये भी किसका काम कर रही है, ग्रोथ का काम कर रही है, और ये भी क्या कर रही है, लेंथ को ग्रो करने का काम कर रही है बिटवीन द नोड्स। ठीक है, तो अभी तक हमने देखो क्या पढ़ा, एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। दोनों किसका काम कर रहे हैं, दोनों लेंथ वाइज ग्रोथ को बढ़ाने का काम कर रही हैं, यानी कि प्राइमरी ग्रोथ करवाने का काम कर रहे हैं। वहीं पे अगर मैं देखूँ लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब एक पेड़ को अगर तुम देखोगे, प्लांट जब ग्रो करता है क्या वो सिर्फ लेंथ वाइज ग्रो कर रहा होता है, नहीं, वो तो विड्थ वाइज, गर्थ वाइज भी तो ग्रो कर रहा है। तो गर्थ को बढ़ाने का काम कौन करेगा, वो करेंगे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये स्टेम्स एंड रूट्स की साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, ये डायामीटर इंक्रीज करने का काम करते हैं। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये विड्थ या फिर गर्थ को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो 3 तरीके के हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि प्लांट्स के टिप्स में प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो बीच बीच में प्रेजेंट होगा, एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो गर्थ को बढ़ाने का काम कर रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पे जब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में, तो जो टिश्यू परमानेंट हो चुका है, यानी कि वो एक स्पेशल रोल प्ले करना शुरू हो चुका है, अब ये डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3-4 टर्म्स आते हैं, एक या फिर एक ही टर्म यहाँ पे याद कर लो, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास एक सेल था जो कि डिवाइड कर सकता था, अब उसने एक पर्टिकुलर फंक्शन अटेन कर लिया है, वो पर्टिकुलर फंक्शन करेगा, वो अब डिवाइड करेगा नहीं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, और जैसे हमने पढ़ा अभी ऊपर कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अलग अलग टाइप्स के होता है, वैसे ही परमानेंट टिश्यू भी 2 टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू यानी कि एक ही टाइप के सेल का मिलके बना होगा, कॉम्प्लेक्स यानी कि अलग अलग टाइप के सेल से मिलके बना हुआ होगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे सिंपल टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। सिंपल टिश्यू के अंदर आते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो होता है वो लाइव सेल से मिलके बना होता है, कोलेनकाइमा भी लाइव सेल से मिलके बना होता है, और ये जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो डेड सेल से मिलके बना हुआ होता है। पैरेन्काइमा का मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है फूड को स्टोर करने का। अब देखो प्लांट्स को ना बहुत ज़रूरत होती है खाने को स्टोर करने की, क्यों, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना खाना खुद बना सकते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते खाने के लिए। तो यानी कि जो भी खाना बना रहे हैं इनको स्टोर करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। तो पैरेन्काइमा टिश्यू किस में काम कर रहे होते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड में काम कर रहे होते हैं। और ये जो पैरेन्काइमा होते हैं ना, यहाँ पे भी इसके तुमने 2 पार्ट्स याद रखने हैं, एक तो एरेन्काइमा और एक तुमने यहाँ पे याद रखना है क्लोरेन्काइमा। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, ये ऊपर कोलेनकाइमा लिखा है, यहाँ पे क्लोरेन्काइमा। अब देखो जब हम बात करते हैं एरेन्काइमा, तो देखो साउंड किसकी आ रही है, एयर, यानी कि यहाँ पे टिश्यूज़ या सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होंगे, एयर की स्पेसेस प्रेजेंट होंगी। लेकिन कौन से प्लांट्स के अंदर एयर स्पेसेस इतनी ज़रूरी होती हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनको भी तो डायरेक्ट खड़ा होना है ना। तो अगर नॉर्मल प्लांट क्या वहाँ पे उग सकता है पानी में, नहीं उग सकता है, कुछ ही प्लांट्स वहाँ पे उग सकते हैं। तो जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि उनकी जो सेल्स या टिश्यूज़ हैं उनके बीच में एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती है, जो बायोन्सी प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, तो ये वाले जो टिश्यूज़ होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, एरेन्काइमा, एयर से याद रखना। क्लोरेन्काइमा, क्लोरोफिल नाम सुना होगा, ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। अब ये जो ग्रीन पिगमेंट है वो बेसिकली क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प कर रहा होता है। तो यानी कि ये जो क्लोरेन्काइमा है वो भी किस में हेल्प कर रहा होगा, फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प कर रहा होगा। और ये किसके अंदर आता है, पैरेन्काइमा के अंदर आता है। तो मान लो तुम्हें क्वेश्चन आ गया पैरेन्काइमा किस में हेल्प कर रहा है, तो एक तो तुम स्टोरेज ऑफ फूड भी बोलोगे, यहाँ पे तुम बोलोगे कि बायोन्सी भी प्रोवाइड कर रहा है, और तीसरा तुम क्या बोलोगे, फोटोसिंथेसिस करवाने में भी हेल्प कर रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या है अपने पास, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो होता है ना, वो क्या करता है, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ये स्टेम, देन उसके बाद यहाँ पे आएगा पिट्यूल, एंड देन उसके बाद यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, एक लीफ आ गया। तो ये जो पिट्यूल वाला पार्ट है तुमने देखा होगा ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि फ्लेक्सिबल पार्ट है। लेकिन अगर तुम इसको ज़्यादा ही वो बेंड करोगे तो अल्टीमेटली ये टूट भी जाएगा, यानी कि ये रिजिड भी था स्ट्रक्चर में। तो यानी कि कोलेनकाइमा क्या है, जो रिजिडिटी
एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों प्रोवाइड करता है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या है, डेड। तो डेड टिश्यू को रखने का क्या मतलब है, डेड टिश्यू को रखने का मतलब है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अब देखो हम जो है वो हम लोकोमोशन शो करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, है ना, तो यानी कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्क्लेरेन्काइमा के बारे में बात करते हैं, देखो प्लांट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक ही जगह पे है, क्या अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, नहीं। तो इसलिए ये क्या करते हैं, बहुत ही मोटी सी लेयरिंग बना लेते हैं अपने अराउंड, जो कि डेड सेल्स की बनी होती है, डेड टिश्यूज़ की बनी होती है, विच इज़ नोन एज स्क्लेरेन्काइमा। इवन जो तुम देखते हो ना कोकोनट के बाहर ये जो बाल से लगे होते हैं, ब्राउन कलर का जो हस्क लगा हुआ होता है, वो भी क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है, ठीक है। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम क्या होती है, अब देखो ये है अपने पास प्लांट, ठीक है, ये इसकी लीव्स, नीचे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रूट्स प्रेजेंट है। अब ये जो हमारा प्लांट है, इसको खाने के लिए पानी की ज़रूरत है। पानी कहाँ से ऑब्टेन करता है, रूट से ऑब्टेन करता है, तो रूट्स में आ गया पानी। अब क्या ये जो पानी है वो सिर्फ रूट्स में रहेगा, नहीं, वो तो पूरे के पूरे प्लांट को चाहिए पानी। तो एक ट्यूब प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम। जाइलम किसका काम करती है, जाइलम ये जो पानी है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। अब देखो पानी हमेशा कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, रूट से एब्जॉर्ब कर रही है, तो पानी हमेशा कहाँ पे जाएगा, वो ऊपर वाली साइड जाएगा, यानी ऊपर वाली साइड, यानी कि इसकी डायरेक्शन सिर्फ एक ही है, ऊपर वाली साइड। तो ये जो जाइलम होते हैं इसको हम क्या बोल देते हैं, यूनी डायरेक्शनल बोल देते हैं। वहीं पे जब हम फ्लोएम के बारे में बात करते हैं ना, देखो कैसे याद रखोगे, फ से फ्लोएम, फ से फूड, तो ये किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा, खाने को ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा। एक प्लांट के अंदर खाना कहाँ पे बनता है, लीव्स पे बनता है, लेकिन क्या वो लीव्स को ही चाहिए होता है, क्या पूरी बॉडी को नहीं चाहिए होता है, चाहिए होता है। तो अब ये लीफ ने खाना बनाया, अब ये जो खाना है वो ऊपर भी रिक्वायर्ड होगा, नीचे भी रिक्वायर्ड होगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या है, दो जगह है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो इसलिए फ्लोएम कैसा होता है, फ्लोएम होता है बाई डायरेक्शनल, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से जो लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा से। देखो सिंपल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एंड कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था, जाइलम एंड फ्लोएम। तो पैरेन्काइमा किसका पार्ट है, पैरेन्काइमा पार्ट है सिंपल का। तो पैरेन्काइमा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, अनस्पेशलाइज सेल्स होते हैं, जिनकी सेल वॉल काफ़ी पतली होती हैं। ये कैसे सेल्स होते हैं, दे आर लाइव सेल्स, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, स्टोरेज करने का, फोटोसिंथेसिस करने का एंड सिक्रीशन करने का। इसके अंदर हम किसके बारे में बात करते हैं, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा खाने को स्टोर करता है, इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, नाम से पता लग रहा है, क्लोरो। एरेन्काइमा किसकी साउंड आ रही है, एयर की साउंड आ रही है। एयर की स्पेस प्रेजेंट होगी, किसमें ज़रूरत होती है, एक्वेटिक प्लांट्स में एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होंगी, जो क्या प्रोवाइड कर रही होंगी, बायोन्सी प्रोवाइड कर रही होंगी, ठीक है। इसके अलावा क्या है यहाँ पे, कॉलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा भी कैसे सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं। यहाँ पे जो इनकी कॉर्नर्स में, मतलब कि ये सेल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ना कॉर्नर्स वाली साइड पे देखोगे तो यहाँ पे ना थिकनिंग हो रखी होती है, ठीक है, और इरेगुलर थिकनिंग है। ऐसा नहीं है कि कहीं कि एक स्पेसिफिक स्पेस पे ही यहाँ पे तुम्हें थिकनिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पे इरेगुलर थिकनिंग देखने को मिलती है। अब क्योंकि कॉर्नर्स पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, थिकनिंग प्रेजेंट है, तो यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे एब्सेंट होगा। क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है। ईजिली बेंड हो सकता है, जैसे कि लीफ होगी, स्टेम होगी, इजीली बेंड हो सकती है, बट ये रिजिडिटी भी प्रोवाइड कर रहा होता है। देन उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। इसमें जो वॉल्स होती है काफ़ी पतली वॉल्स होती हैं, ठीक है, और थिकन्ड होती है, काफ़ी मोटी होती है, किसकी वजह से, लिग्निन। ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, लिग्निन प्रेजेंट होगा, और इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगी। इसका फंक्शन क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। मरी हुई चीज़ को अगर तुम इकट्ठा कर रहे हो, क्यों, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसके अलावा कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बार्क जो होती है वहाँ पे प्रेजेंट होगी, कोकोनट के हस्क में प्रेजेंट होगी। जो सीड्स और नट्स होते हैं उसकी कवरिंग भी किसकी होती है, स्क्लेरेन्काइमा की ही होती है। देन उसके बाद क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसके अंदर हम बात करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में।
तो जाइलम जो होता है वो किसका काम कर रहा होता है, वो पानी को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा होता है। पानी के साथ क्या क्या आएगा, मिनरल्स भी तो आएगा, तो पानी और मिनरल्स को कंडक्ट करने का काम कर रहा होता है। कहाँ से कहाँ तक, रूट से लेकर स्टेम्स और लीव्स तक। इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर लिग्निन भी प्रेजेंट होता है, यानी कि ये लिग्निफाइड होगा। अब देखो ये जो हमारे पास जाइलम है ना, इसके अंदर भी अलग अलग, क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स बोला यानी कि अलग अलग टाइप्स के सेल्स हैं, और ये अलग अलग टाइप के सेल्स तुम्हें याद भी रखने हैं। तो कैसे याद रखोगे कि तुम टीवी पीते पीते पानी पी रहे थे। अब जब तुम फ्लोएम पढ़ोगे ना, वहाँ पे भी तुम फाइबर्स के बारे में पढ़ोगे, वहाँ पे भी तुम पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ोगे, यानी कि ये दो चीज़ तो कॉमन है। और बाकी इसको कैसे याद रख सकते हो, टीवी देखते देखते पानी, पानी से क्या याद रहेगा कि ये जाइलम का है। टीवी, टी से ट्रैकिड्स एंड वी से वेसल्स। अब यहाँ पे ये भी याद रखना है कि कौन कौन सा पार्ट लाइव है, कौन कौन सा पार्ट डेड है। ट्रैकिड्स के बारे में, ट्रैकिड्स, ट्रैक्स याद रख लो। ट्रैक कैसा होता है, मरा हुआ होता है, डेड होता है, लिविंग थोड़ी होता है ट्रैक, है ना। तो ट्रैकिड्स कैसे हैं, डेड है। वेसल्स कैसे होते हैं, डेड होते हैं। फाइबर्स कैसे होते हैं, डेड होते हैं। लेकिन पैरेन्काइमा हमने क्या पढ़ा था, लाइव पढ़ा था। तो यहाँ पे जब हम जाइलम के बारे में बात करते हैं, सिर्फ एक टाइप का ही टिश्यू है जो कि लाइव है, बाकी सारे क्या हो रखे हैं, डेड हो रखे हैं। वहीं पे जब हम फ्लोएम के बारे में बात करते हैं, तो फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, फूड। फ से फ्लोएम, फ से फूड। और यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक, लीव से प्लांट के दूसरे पार्ट तक। और यहाँ पे भी देखो मैंने बोला था ना, जाइलम और फ्लोएम में क्या चीज़ कॉमन है, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स कॉमन है। इसको कैसे याद रख लो, एस सी से याद रखो। एस से सीव ट्यूब्स, सी से कंपेनियन सेल्स, ठीक है। अब देखो फाइबर्स हमने पढ़े, फाइबर्स तो डेड होते ही होते हैं। पैरेन्काइमा के बारे में बात की थी, लाइव होते हैं। कंपेनियन सेल, कंपेनियन का मतलब क्या होता है, साथी। अब तुम्हारा कोई दोस्त है, ठीक है, तो लाइव है, तो कंपेनियन सेल्स भी कैसे हैं, लाइव है। अब किसका साथी, सीव ट्यूब का साथी, तो सीव ट्यूब भी क्या हो गया अपने पास, लाइव हो गए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे तुम्हारा ये जो पूरा का पूरा टिश्यू वाला पार्ट है वो हो चुका है ख़त्म। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, उसके बाद ये हमारी वीडियो जो है वो एंड हो जाएगी। तो आई होप आपको ये जो ऊपर तक अभी तक हमने पढ़ा एनिमल सेल्स के बारे में एंड प्लांट सेल्स के बारे में वो समझ में आ गया होगा। एक बार प्लांट सेल को भी दोबारा से रिवाइज कर लो, प्लांट्स टिश्यूज़ को रिवाइज कर लो। प्लांट टिश्यूज़ जो है वो दो टिश्यूज़ में डिवाइडेड होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं, जो कि डिवाइड कर सकते हैं, परमानेंट टिश्यू जो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो थे वो तीन टाइप के थे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड उसके अलावा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर उसके बाद हमने किसके बारे में बात की थी, परमानेंट टिश्यू के बारे में बात की थी। और परमानेंट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर हमने बात की थी पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और उसके अंदर हमने किसके बारे में बात की थी, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स। इनमें से ऐसा कौन सा कॉम्पोनेंट है जो प्लांट में कंडक्ट करने का काम नहीं करता। कंडक्ट यानी कि ट्रांसपोर्ट करने का, ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा था, जाइलम कर रहा था, फ्लोएम कर रहा था। और इसके अंदर तुमने अलग अलग सेल्स पढ़े। फाइबर्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकिड्स किस में प्रेजेंट होते हैं, टीवी पीते पीते पानी पी रहे थे, तो टीवी, टी यानी कि है कहाँ पे प्रेजेंट होगी, जाइलम में। सीव ट्यूब्स किस में प्रेजेंट होती है, फ्लोएम में। क्या पेरीसाइकिल के बारे में पढ़ा तुमने, नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे जो कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है वो क्या है, पेरीसाइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट टिश्यू हैज़ डेड सेल। कौन सा प्लांट टिश्यू है जिसमें डेड सेल्स होंगे, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस डेड है, नहीं। पैरेन्काइमा भी कैसा था, लाइव। कोलेन्काइमा भी कैसा था, लाइव सेल से मिलके। स्क्लेरेन्काइमा किसका बना हुआ था, डेड सेल्स का बना हुआ था। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के रिगार्डिंग बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, दे आर डेड टिश्यू एंड फॉर्म वुड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू याद आ रहा है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं, जो कि डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या ये डेड होते हैं, नहीं होते। क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट्स को, नहीं, वो तो कोलेन्काइमा कर रहे थे, है ना। थर्ड क्या है, दीज आर प्रेजेंट इन द बार्क ट्रीज। बार्क में तो क्या प्रेजेंट होती है, स्क्लेरेन्काइमा। फोर्थ क्या है, ग्रोथ अकर इन प्लांट बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ सेल इन दिस टिश्यू। डिवीजन यानी कि डिवाइड
करना और डिवाइड कौन करते हैं, हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टिश्यू हैज़ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मसल्स कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन किस में प्रेजेंट होगा, मसल्स में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैट्स आर स्टोर इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में फैट को स्टोर करने वाले टिश्यूज़ का नाम क्या था, एडिपोस टिश्यूज़ था। नेक्स्ट उसके बाद हमारी जो माउथ है, स्किन है, ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप की जो लाइनिंग है वो किसकी बनी हुई है, वो बनी हुई है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस टिश्यू यानी कि कंपाउंड एपिथेलियम की। ठीक है, इसके अलावा सीरम क्या होता है, सीरम क्या है, प्लाज्मा जिसमें क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं प्रेजेंट होते, उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर सुनते ही क्या याद आना चाहिए, कार्टिलेज याद आना चाहिए। ठीक है, और साथ में देखो यहाँ पे नोज टिप भी लिखा हुआ है, तो क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर सैक्स। लार्ज एयर सैक्स किसके बारे में बात कर रहे हैं, एरेनकाइमा के बारे में बात कर रहे हैं। लार्ज एयर सैक्स गिव देम बायोन्सी। इनफैक्ट ये जो सैक्स होते हैं वो सराउंडेड होते हैं बाय विच टाइप ऑफ फॉलोइंग टिश्यू। एरेनकाइमा किसके अंदर पड़े थे, पैरेनकाइमा के अंदर पड़े थे, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, पैरेनकाइमा आ जाएगा। नेक्स्ट है डैमेज टू एपिकल मेरिस्टेम ऑफ ग्रोइंग यंग प्लांट इफेक्ट। अब ये है अपने पास प्लांट, एपिकल मेरिस्टेम यानी कि जो कहाँ पे प्रेजेंट है, टिप में प्रेजेंट है, और ये जो टिप में प्रेजेंट थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो किसका काम कर रहे थे, जो लेंथ था उसको बढ़ाने का काम कर रहे थे। यानी कि अगर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कोई डैमेज हो जाता है तो अल्टीमेटली कौन सी चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, लेंथ ऑफ द प्लांट के ऊपर इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या स्टेम में पाए जाते हैं, सिर्फ नहीं, क्या रूट्स और स्टेम में पाए जाते हैं, ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन देखो इन ऑल ग्रोइंग टिप्स ऑफ द प्लांट बॉडी। जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करते हैं, ठीक है, रूट्स और स्टेम्स दोनों में प्रेजेंट होता है, बट नॉर्मली जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल रहे हैं ना तो मेन पार्ट यहाँ पे क्या आ जाता है, ग्रोइंग टिप्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट उसके बाद है द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज। फ्लोएम के अंदर डेड क्या था, देखो फ्लोएम के अंदर एससी से याद रखने को बोला था, एक था सीव ट्यूब, एक था कंपेनियन सेल, एक था यहाँ पर पैरेनकाइमा, और एक यहाँ पे क्या था, फाइबर था, राइट। अब फाइबर कैसा था, डेड, पैरेनकाइमा लाइफ, कंपेनियन यानी कि साथी जिंदा था, किसका साथी था, सीव ट्यूब का, तो ये भी कैसा होगा, जिंदा होगा। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट डेड है, सिर्फ फाइबर डेड है, यानी कि फ्लोएम फाइबर यहाँ पे इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टिश्यू वाला पार्ट, एनिमल टिश्यू भी और प्लांट टिश्यू भी ख़त्म हो गया, और साथ में हमने यहाँ पे इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए। आई होप आपको ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो समझ में आया होगा। इसके अलावा कौन सी वीडियो बनानी है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर इस पूरी वीडियो के दौरान कोई भी डाउट आया हो तो आप बता सकते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग अलग से एक टॉपिक में वो वीडियो